नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर जो एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस तरीके से काम कर रही है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सरकार के द्वारा हवाई खेलों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई है, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और 2021 में भारत की विदेश नीति कैसी रही है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है दिस एनएसपी कैन नॉट चेंज पाकिस्तान डायरेक्शन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 28 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान कैबिनेट के द्वारा अपनी रक्षा और विदेश नीतियों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह सवाल उठाया गया है कि भारत के साथ अच्छे संबंधों के बिना पाकिस्तान के लोगों के पास मानव सुरक्षा या एक सफल अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती, जिसे इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा 2022 से 26 को कवर करने के लिए पंचवर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाई गई है, और यह पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया पहला ऐसा कोई नीति है। यह नीति आर्थिक, सैन्य मामलों के अलावा विदेश नीति, आतंकवाद, जल सुरक्षा और जनसंख्या से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के द्वारा जो नीति अपनाई गई है उसका सार्वजनिक संस्करण अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 28 दिसंबर को यह कहा था कि 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर इसे जारी कर दिया जाएगा। और इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर ऐसा कोई नीति सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार और पाकिस्तानी सेना के बीच इस नीति पर एक तरह से सहमति बन गई है। हालांकि अगर इसमें देरी होती है तो यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि सेना इसके लिए सहमत नहीं है। इस एडिटोरियल में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वहां पर हमें 3 मामलों की जांच करनी होगी। पहला, पाकिस्तान की सेना, दूसरा, भारत के प्रति पाकिस्तान का रुख, और तीसरा, पाकिस्तान का चीन से संबंध। और इसी को लेकर के इस पूरे एडिटोरियल में चर्चा किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान के द्वारा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को सार्वजनिक कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की चुनी हुई सरकार के बीच में इन बातों को लेकर के सहमति बन गई है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से देश के राजस्व पर पहला दावा किया है, और पाकिस्तान की सेना के द्वारा कभी भी यह सही तरीके से नहीं बताया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा सेना पर कितना खर्च किया जाता है। यहाँ पर भारत का डर दिखा करके सेना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्व अपने ऊपर खर्चा किया जाता है, और शायद ही कभी सेना ने संसाधनों को रक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए कोई इच्छा दिखाई हो। यानी कि कुछ पैसे अगर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च करने होते हैं तो यहाँ पर सेना के द्वारा अपनी सहमति नहीं दिखाई जाती। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को आश्वस्त करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा भारत का डर दिखाया जाता है, और आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर के लोगों से बलिदान देने को कहा जाता है। बलिदान का मतलब यहाँ पर यह है कि भले ही पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जाए, अशिक्षा बढ़ती जाए, स्वास्थ्य के खराब ढांचे हों, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान के द्वारा सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान की सेना पर खर्च किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा रक्षा के नाम पर पाकिस्तान में सब कुछ नियंत्रण किया जाता है, और इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस नीति से कुछ भी बदलाव करना चाहता है सिस्टम में और शासन में, तो उसके द्वारा सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि उसे यह सार्वजनिक करना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना पर उसके द्वारा कितना धन खर्च किया जाता है। यहाँ पर भारत के प्रति पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की भी चर्चा की गई है, और जैसा कि मैंने कहा कि भारत का डर दिखा करके पाकिस्तान की सेना के द्वारा हमेशा से ही मनमाने तरीके से देश के संसाधनों को खर्च किया गया है,
और इस एडिटोरियल में कहा गया है कि चूंकि भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता। आजादी के 75 साल होने के बाद भी पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं हैं। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बयान देता रहता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान की विचारधारा और मानसिकता उसे भारत के साथ संबंधों को विकसित करने से रोकती है, जिसके कारण वहां पर रक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाता है और सामाजिक विकास और देश के आर्थिक प्रबंधन पर कम ध्यान दिया जाता है। तो इसका पूरा असर पाकिस्तान पर उल्टा पड़ रहा है। होना यह चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने संबंधों को ठीक करें। पाकिस्तान की जो सोच है भारत के प्रति, उसमें बदलाव आए। भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापारिक रिश्ता बढ़े, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का भी जिक्र किया गया है लेखक के द्वारा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि चूंकि भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी है, लेकिन भारत के प्रति अपने सोच के कारण पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार ना के बराबर होता है। और यहाँ पर इसको देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा अन्य आर्थिक और वाणिज्यिक भागीदारों की ओर रुख किया गया, जिसमें चीन सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में सुरक्षा संबंध चीन और पाकिस्तान संबंधों के आधार थे, लेकिन अब पाकिस्तान को यह लगता है कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था को बदलने में सहयोग करेगा। यहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान में बंदरगाह का विकास कर रहा है, बिजली उत्पादन को बढ़ा रहा है, निवेश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि चीन के द्वारा जो पाकिस्तान को यहाँ पर मदद दी जा रही है, उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कुछ लाभ तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बगल में जो बड़ा पड़ोसी है यानी कि जो भारत है, अगर जब तक पाकिस्तान उसके साथ अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं जोड़ता, व्यापार शुरू नहीं करता, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। और चीन के साथ व्यापारिक संबंध भारत के साथ व्यापारिक संबंध का विकल्प नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान को बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उससे अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को शुरू करना ही होगा। इन सभी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस एडिटोरियल में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, कि जो सुरक्षा नीति यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा लागू करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि चूंकि सेना का कंट्रोल हमेशा से पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार पर रहता है, इसीलिए इसका सफल होना तभी तय है जब सेना इसके लिए राजी हो। उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत के खिलाफ जो एक सोच है पाकिस्तान की, उसको उसे बदलना होगा और तभी जाकर के पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया वो ये है कि भले ही चीन पाकिस्तान की मदद करता हो सैनिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, लेकिन वह भारत की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी है। और अगर भारत के साथ व्यापार शुरू हो जाता है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर पाकिस्तान को काफी फायदा होने वाला है। तो इन सभी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है और इसी के आलोक में आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। आइए एक और एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्टेट स्कीम कैन कास्ट ए लाइफलाइन टू दिस वेलफेयर प्लान, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की चर्चा की जा रही है और वह योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आप सभी को पता होगा कि भारत में दुनिया के कुल बच्चों के जन्म का 5वां हिस्सा जन्म लेता है, और इसके साथ साथ भारत में जो मातृ मृत्यु दर है वह 113 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे और जन्म देने वाली माँ दोनों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई, जहां परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक और डाकघर के खाते में सीधे 5,000 रुपए नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार लाना और गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना है। यानी कि वैसी महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, चूंकि वह गर्भावस्था के दौरान काम नहीं कर पाती, तो यहाँ पर
उनका जो मजदूरी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार के द्वारा उनके खाते में सीधे 5,000 रुपये नगद राशि पहुंचाई जाती है, जिससे वो अपना भी ख्याल रख सकें और होने वाले बच्चे का भी ख्याल रख सकें। लेकिन यहाँ पर इस योजना का प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा जिस तरीके से सरकार ने सोचा था, और यहाँ पर इसी बात को उठाने का प्रयास किया गया है और बताया गया है कि सरकार को जल्द से जल्द इस योजना में कुछ सुधार करने चाहिए, और इसको साबित करने के लिए यहाँ पर कुछ डेटा भी दिए गए हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 2.01 करोड़ महिलाओं को कवर किया गया है और अभी तक कुल 8,722 करोड़ की राशि वितरित की गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा लक्षित लाभार्थियों का वार्षिक अनुमान वर्षों से वही रहा है, मतलब उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि भारत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की अनुमानित योग्य जनसंख्या 2017-18 के लिए 128.7 लाख थी, जैसा कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था 2017-18 में, वह लक्ष्य था 51.70 लाख लाभार्थियों का, जो कि योग्य आबादी का केवल 40% है। यानी कि यहाँ पर अनुमानित योग्य जनसंख्या ऐसी माताओं की 128.7 लाख थी, जबकि सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था वो मात्र 51.70 लाख महिलाओं का था। और अगर हम परसेंटेज निकालें तो यह परसेंटेज 40% होता है, यानी कि उस समय 60% महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला। और 2017-18 के बाद से ही वे महिलाएं जिनको यहाँ पर लाभ पहुंचाया जाता है उनके प्रतिशत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो चिंता का सबसे बड़ा विषय है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत नामांकन और वितरण में गिरावट देखा जा रहा है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भी दिखता है। यानी कि 2017-18 में शुरू होने के बाद से ही इसमें गिरावट आ रही है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2021-22 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का जो समग्र बजट है उसमें भी 20% की कमी की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जो बजट का आवंटन है उसे भी घटा दिया गया है। इस योजना को सामर्थ्य योजना के तहत लाया गया है, और आप सभी जानते हैं कि सामर्थ्य योजना में बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र का निर्माण, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी जोड़ दिया गया है। और अगर हम सामर्थ्य योजना का कुल बजट देखें तो वह बजट है 2,522 करोड़, जो पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बजट के बराबर है। यानी कि यहाँ पर जो कुल खर्च किया जा रहा है सामर्थ्य योजना के तहत, वह अकेले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में खर्च किए गए पैसे के बराबर है। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा इस योजना में बजट के आवंटन को घटा दिया गया है। तो आपको इन सभी डेटा को ध्यान में रखना है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर यह योजना किस तरीके से आगे बढ़ी है, किस तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पर इस एडिटोरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ पर कुछ राज्यों के द्वारा इसी तरह की योजना का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि राज्यों के द्वारा ऐसी जो योजनाएं चलाई गई हैं वह योजना सफल हो रही है और सरकार को यहाँ पर इससे कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों का जिक्र किया गया है। उड़ीसा के द्वारा इस तरह का एक योजना जिसका नाम ममता है, उसे 2011 में शुरू किया गया था। तेलंगाना के द्वारा केसीआर किट नाम से एक योजना 2017 में शुरू की गई थी, जहां पर जन्म लेने वाले बच्चे के लिए जरूरी किट मुहैया कराए जाते हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ योजना शुरू किया गया, और ये सभी के सभी योजनाएं बहुत ही सफल तरीके से काम कर रही हैं। और यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से ये समझाया गया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरुआत में सफल हुई, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इसमें गिरावट आ रही है। वही अगर हम ममता की बात करें जो कि उड़ीसा राज्य में चल रहा है, और अगर केसीआर किट की बात करें तो यहाँ पर इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है। यहाँ पर कहा गया है कि उड़ीसा में जो ममता योजना चलाई जाती है वह 1 दशक पुरानी है, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर 2 जीवित बच्चों के जन्म के लिए
मातृत्व लाभ के रूप में 5,000 नगद माता को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओडिशा में जो योजना चल रही है जिसका नाम ममता है, वहां पर सरकार के द्वारा 2 जीवित बच्चों के जन्म के लिए धनराशि दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मात्र 1 जीवित बच्चे के जन्म के लिए धनराशि दी जाती है। यह कमी सबसे बड़ी कमी यहाँ पर सामने आई है। इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कवर किए गए लोगों की संख्या में 52% की कमी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में भारी मात्रा में यहाँ पर कमी आई है और यह कमी लगभग 52% के बराबर है। वहीं अगर हम ममता की बात करें, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, जो रेड लाइन, वह ममता योजना के बारे में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 57% की वृद्धि दिखाई गई है। इसी तरीके से केसीआर किट योजना जो कि तेलंगाना में चलती है, उसमें भी बढ़त दिखाई देता है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के द्वारा सफलतम रूप से चलाए जा रहे इन योजनाओं से सीखना चाहिए कि आखिर इन योजनाओं का लाभ कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर भावी कदम का भी चर्चा किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर यह कहा गया है कि PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ को दूसरे जीवित जन्म तक बढ़ाया जाए। तो जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि उड़ीसा में 2 जीवित बच्चों के लिए यहाँ पर लाभ प्रदान किए जाते हैं माता को, वहां पर भी 5,000 रुपए माता के खाते में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंजेज है कि यहाँ पर 2 जीवित बच्चों के लिए यह धनराशि दी जाती है, जबकि केंद्र की इस योजना में मात्र 1 बच्चे के लिए धनराशि दी जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य ये था कि असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, जब वे गर्भवती हो जाती हैं तो वे काम नहीं कर पाती, उन्हें आमदनी नहीं होती और इसीलिए यहाँ पर सरकार उन महिलाओं को कुछ पैसे से सहायता करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, खास करके उनको इस लाभ के तहत उनके दूसरे जीवित बच्चे के जन्म को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब होते हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पर उनके द्वारा जन्म दिए जाते हैं पोषण की हानि का शिकार होने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार को कम से कम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए 2 बच्चे के जन्म के लिए इस लाभ को बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला तो यहाँ पर यही सुझाव दिया गया है कि इस मातृत्व लाभ को दूसरे जीवित जन्म तक बढ़ाया जाए। दूसरा जो यहाँ पर सुझाव दिया गया है वो ये है कि मातृत्व लाभ में जो राशि है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 5,000 रुपए जो है माता को दिए जाते हैं अपना और अपने बच्चे के देखभाल के लिए। और यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि PMMVY का प्राथमिक उद्देश्य आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान करना है, इसीलिए हमें इस योजना के तहत दी जाने वाली मातृत्व लाभ राशि पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो राशि अभी दी जा रही है, यानी कि जो 5,000 की राशि दी जा रही है, वह इस आधार पर दी जाती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जो मजदूरी की दर है वह 202 रुपए है और इसी के आधार पर 1 वर्ष में माता को 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अगर हम मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह की मातृत्व अवकाश को अनिवार्य बनाया गया है और ऐसी अवस्था में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कम से कम 15,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो मुआवजा राशि यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा रही है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए और कम से कम मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार जो कहा गया है कि लगभग 15,000 रुपए 12 सप्ताह के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मिलना चाहिए, कम से कम उतनी राशि जरूर यहाँ पर सरकार को देनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा सुझाव दिया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना में कार्यान्वयन अंतराल को कम करने से कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाने की जो प्रक्रिया है वह सरल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। यहाँ पर वर्तमान में जो पंजीकरण की प्रक्रिया है
उसमें यह कहा गया है कि 3 किस्तों में से प्रत्येक किस्त को पाने के लिए मां और बच्चे की सुरक्षा कार्ड, पति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पंजीकरण फॉर्म की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आवेदन में देरी होता है, आवेदन खारिज हो जाते हैं या फिर लंबित हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। और यहाँ पर अगर हम प्रक्रिया को सरल कर देते हैं तो पंजीकरण करने वाले लोगों में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माओं को लाभ हो सकता है। तो इस एडिटोरियल में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही जरूरी योजना है, जिसे कि सरकार के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन 2017 में इसके शुरू होने के बाद से ही ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि कुछ स्टेट अपने यहाँ इसी तरह की योजनाओं को सफलतापूर्वक चला रहे हैं और वहां पर जो कवरेज है वो बढ़ता जा रहा है, इससे केंद्र सरकार को सीखना चाहिए। और अगर सरकार कुछ स्टेप लेती है, कुछ सुधार करती है, तो यह योजना सफल हो सकता है, जो कि हमारे देश के लिए काफी जरूरी है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पुशेस फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने रविवार को देश में हवाई खेलों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया है, और यहाँ पर हम इसी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यह ध्यान में रखना है कि इस खेल नीति में एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, एमेच्योर बिल्ट, प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और इसका विजन 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में एक सुरक्षित, किफायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ वायु खेल परितंत्र प्रदान करना भी है। और इसके लिए सरकार के द्वारा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ASFI को स्थापित किया जाएगा, जो कि इन खेलों के लिए सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में काम करेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो कि इन खेलों को नियंत्रित करेगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर प्रत्येक वायु खेल के लिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि जैसे एसोसिएशन बनाए जाएंगे, जो कि इन खेलों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रबंधित करेंगे। ये जितने भी खेल संघ बनाए जाएंगे, वे सारे संघ नियामक निरीक्षण के संबंध में ASFI के प्रति उत्तरदायी होंगे और अपने संबंधित वायु खेल के सुरक्षित, किफायती, सुलभ और टिकाऊ संचालन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि वायु खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं, उनका डिजाइन, विकास, निर्माण भारत में ही किया जाएगा और यहाँ पर भारत में इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल FAI, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, वायु खेलों के लिए विश्व शासी निकाय के रूप में काम करता है और भारत में जितने भी प्रतियोगिताएं यहाँ पर कराई जाएंगी वह FAI यानी कि फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के द्वारा जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो वायु खेल संघ बनाए जाएंगे अलग अलग खेलों के लिए, अगर वे सुरक्षा मानकों को लागू करने में विफल रहते हैं तो उन पर वित्तीय दंड, निलंबन जैसी कार्रवाई ASFI के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है और इसकी कुछ प्रमुख बातों को यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसको कि आप ध्यान से नोट कर लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है फ्रॉम सिलेक्टिव टू यूनिवर्सल इंगेजमेंट, और ये टॉपिक भी GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2021 में भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर के चर्चा की गई है। हम सभी ने इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2021 में यहाँ पर यह कहा गया है कि 2021 में जो सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने थी वह चीन के रूप में आई
और चीन के साथ डिसएंगेजमेंट पर बात करना सबसे मुश्किल काम था और इन सभी में अभी तक भारत को सीमित सफलता मिली है। उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि अफगानिस्तान संकट भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। रूस के साथ S-400 मिसाइल डील करना अमेरिका के प्रतिबंध के खतरे के बावजूद ये भी भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ यूएस के साथ जो हमारा रिश्ता ठीक हुआ है, हमने उसके साथ क्वाड बनाया, हमने ऑक्स समझौते को स्वीकृति दी और इसके साथ साथ पश्चिमी क्वाड से फेमस एक संगठन का निर्माण किया जिसमें यूएस, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो इस तरह की सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है जिसकी चर्चा हमने डिटेल में पिछले दिनों की है। यहाँ पर सबसे अंतिम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि दो जो बड़े चैलेंजेस भारत के सामने हैं जो 2022 में भी उसका पीछा करेंगे वह चीन और अफगानिस्तान है। चीन के साथ हमारे संबंध अभी भी सुधरे नहीं हैं। बहुत सारे जगहों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर के अभी चर्चा चल रही है और उसी तरीके से अफगानिस्तान का जो मसला है वो भी अभी अनसुलझा है। भारत को यह तय करना है कि अफगानिस्तान के साथ वह किस तरह के रिश्तों को आगे बढ़ाता है। तालिबान को कंट्रोल करना, भारत के हितों की रक्षा करना वहां पर, ये सभी जरूरी मुद्दे हैं। तो आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर अगर कोई एडिटोरियल आता है तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार के सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना, जिसे हम पोषण के नाम से जानते हैं, और एक राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना केंद्र द्वारा अच्छा पहल है। हालांकि लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब हम इस योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन पर फिर से विचार करें। इस पर आपको अपने विचार रखने हैं। तो यहाँ पर आपको दो योजनाएं, पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर के चर्चा करनी है और यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस तरीके से मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये दोनों योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी सफलता तभी हो सकती है जब इस योजना में कुछ परिवर्तन किए जाएं। और यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि भारत में मातृ स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। इसके अलावा जो डेटा हमने डिस्कस किया है, उड़ीसा और तेलंगाना में जो सफल योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका भी आप यहाँ पर हवाला दे सकते हैं और इस योजना की कमियों को गिना सकते हैं। सबसे अंतिम में आप जो भावी कदम की हमने चर्चा की है, आप उसका यहाँ पर जरूर उल्लेख करें ताकि आप यह समझा सकें कि किस तरीके से इन योजनाओं को हम और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के साथ सहयोगात्मक संबंधों के बिना पाकिस्तान के लोगों के पास मानव सुरक्षा या एक सफल अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती, इस कथन पर चर्चा करें। तो यहाँ पर आप समझा सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जरूर अपनी नीतियों को यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन वे नीतियां तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध नहीं सुधर जाते। यहाँ पर आप यही बता सकते हैं कि किस तरीके से वहां की सेना के द्वारा भारत के साथ संबंधों को सामान्य होने के खिलाफ काम किया जाता है। वहां की सेना के द्वारा पाकिस्तान के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। चीन के साथ संबंधों का भी आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि चीन कभी भी भारत का स्थान नहीं ले सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उसे भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी अच्छा करना होगा, मजबूत करना होगा। इन सभी बातों के साथ आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट के रूप में आपको दी हैं उनको आप लोग नोट कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।